जासूसी नेटवर्क और ये जासूसों का नेक्सस, जिसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसों को लेकर अब जो खुलासा हो रहा है, जासूसी के इस जाल में ज्योति अकेली नहीं है। हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से आप जानते हैं पहले ही 10 लोगों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। जासूसी के आरोप में 2 और गिरफ्तार किए गए हैं। पहली गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुई है। तुफैल नाम के व्यक्ति की हुई है। यूपी एटीएस ने तुफैल को अरेस्ट किया है। और दूसरी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके से हुई है। यहां से हारून नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों का नेटवर्क भारत में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन से, यानी पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर ये जासूसी का नेटवर्क बना रहा था। और इसका खुलासा हुआ ज्योति से सुरक्षा और जांच एजेंसियों की पूछताछ के बाद। आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस के मुताबिक दिल्ली से हारून नाम के जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, वो सीलमपुर का रहने वाला है, स्क्रैप का काम करता है। उसी को लेकर जानकारियां पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन के साथ ये मिला हुआ था। मुजम्मिल, जिसे भारत सरकार ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया, पाकिस्तान में आरोपी हारून की रिश्तेदारी है और पाकिस्तान जाने के सिलसिले में ही उसकी मुजम्मिल से मुलाकात हुई। इसी के बाद दोनों का संपर्क और बढ़ गया। मुजम्मिल के साथ मिलकर हारून वीजा के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने लगा और इसके बाद बात आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई अहम सूचनाएं देने तक पहुंची। हारून ने वीजा दिलाने के नाम पर मुजम्मिल के लिए अलग अलग खातों में कई लोगों से पैसे जमा करवाए और फिर कमीशन के बदले मुजम्मिल के बताए हुए लोगों को कैश दिया। पूरी रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा था। तो इस गिरफ्तारी के तार भी पाकिस्तान के उच्चायोग से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यूपी एटीएस के मुताबिक हारून पाकिस्तान के उच्चायोग के उस कर्मचारी के संपर्क में जिसके लिए भारत सरकार की ओर से संदिग्ध गतिविधियों के चलते भारत छोड़ने का फरमान जारी किया गया, जिसका नाम मुजम्मिल हुसैन है। और बताया जा रहा है कि जासूसों के नेटवर्क में उसने ही हारून की एंट्री करवाई। तो जासूसी के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद हारून दिल्ली का सीलमपुर का रहने वाला है। एबीपी न्यूज की टीम उसके घर पहुंची। उस पर लगे आरोपों को लेकर जब उसके परिवार से बातचीत की तो फिर हारून के परिवार की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि हारून ने 2 शादियां की हैं, एक हिंदुस्तान में और दूसरी शादी हारून ने पाकिस्तान में की है। हारून की एक पत्नी पाकिस्तान में ही रहती है और उसी से मिलने के लिए हारून अक्सर पाकिस्तान जाया करता था। मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मद हारून के घर की। यहीं पर मोहम्मद हारून अपने परिवार के साथ सीलमपुर के ब्लॉक में स्थित इसी घर में रहता था और स्क्रैप का काम करता है। हारून की शादी मतलब क्या पाकिस्तान हुई? अभी माँ से बात की तो आपकी माँ का कहना है पाकिस्तान में हुई। एक शादी पाकिस्तान में हुई है बाद में, और पहली शादी जो है इंडियन में हुई है। नाम क्या क्या है? एक इनका शवाना है जो पहली वाली पत्नी है, इंडियन है, और उसका नाम शिम्मी है। अच्छा, कब शादी हुई थी पाकिस्तान? पाकिस्तान में 2 से 3 साल हो गए होंगे, इसका कंफर्म नहीं है मुझे। वो यहीं पर रहती सिम्मी जो पाकिस्तान? वो पाकिस्तान में ही है। कहाँ पे पाकिस्तान में शादी हुई? ये गुजरावाला में। हाँ। अच्छा, तो कैसे मतलब रिश्तेदार है हमारे वो। हाँ, रिश्तेदारी में फूफी रहती है हमारी। तो ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं हारून के ऊपर कि वो पाकिस्तान उच्चायोग में जो मोहम्मद मुजम्मिल हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और तमाम जो जानकारियां हैं वो हारून ने उन तक पहुंचाई, जो खुफिया जानकारियां भारत की जो सुरक्षा के तहत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, ये जानकारियां हारून ने दी। ये आरोप मतलब पुलिस की तरफ से हारून के ऊपर लगा। ये सरासर गलत है। वो सिर्फ उसका यही था कि उसकी शादी वहाँ हुई है, उससे मिलने जाता था अपनी बीवी से, बस। बाकी और उसका कोई मकसद नहीं था और कोई। तो आप बता रहे हैं 2 से 3 साल पहले शादी हुई है, तो कब कब हारून का जाना पाकिस्तान होता है? इस साल गया है, 5 अप्रैल को गया और 25 अप्रैल को वापसी आ गया है। तो दिल्ली से इस आरोपी हारून को पकड़ा गया है और उधर वाराणसी से तुफैल नाम का व्यक्ति है, उसे भी अरेस्ट किया गया है। इन दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप। इन दोनों को लखनऊ में एनआईए कोर्ट में आज पेश किया जाना है। इनकी रिमांड मांगी जाएगी ताकि इनसे आगे पूछताछ की जा सके और जासूसी के इस नेटवर्क को पूरी तरीके से डीकोड किया जा सके। हर जासूस और उसके हैंडलर को धर दबोचने के लिए जानकारी जरूरी है, साजिश की तह तक पहुंचना जरूरी है। तो यूपी एटीएस के मुताबिक वाराणसी से जो तुफैल को गिरफ्तार किया गया है वो कई दिन से नजर में था। जब सारे सुराग और कड़ियां जुड़ी
तो जासूसी के नेटवर्क का पता चला और गिरफ्तार तुफैल को किया गया। तुफैल फेसबुक के जरिए बताया जा रहा है फैसलाबाद पाकिस्तान की एक नफीसा नाम की महिला है, उसके साथ संपर्क में था। और ये जो पाकिस्तानी महिला है नफीसा, इसका पति वहां पाकिस्तानी सेना में है। तुफैल ने इस पाकिस्तानी महिला को राजघाट की, नमो घाट की, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला जैसी कई अहम जगहों की तस्वीरें भेजी। लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर्स के संपर्क में ये तुफैल और व्हाट्सएप ग्रुप पर वाराणसी के कई लोगों को भी इससे जोड़ा हुआ था। तुफैल जो है वो पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक का प्रचार करता था और उसी के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियोस ये अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। इस जासूसी कांड की सबसे बड़ी किरदार होने का आरोप यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर है और इस बीच कल 2 नए आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन ज्योति की मदद से भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारियां हाथ लग रही हैं, बेहद हैरान करने वाली। और सबसे बड़ी बात ये, जासूसी का पूरा नेटवर्क पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़ा हुआ। इस सब के बीच आज नजरें ज्योति मल्होत्रा के केस पर, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी जिससे जासूसी के नेटवर्क को डिकोड किया जाएगा। ज्योति मल्होत्रा की रिमांड बढ़ चुकी है। ज्योति को 4 और दिन की रिमांड पर कल भेजा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से और कई राज खुल सकते हैं। वहीं ज्योति की मुंबई ट्रिप को लेकर भी जासूसी का शक। ज्योति ने मुंबई शिरडी वीडियो बनाए जिसकी जांच के आदेश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे जासूसों को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को लेकर सरकार को, प्रशासन को अलर्ट किया जाए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ऐसे लोगों की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है। करके गया, अभिभूत होकर के गया। हमें समय रहते अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, ये काम बड़ी चालाकी से हमें करना होगा, बड़ी उसी बहादुरी के साथ जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने किया था। याद करिए, जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, विघ्न बाधाएं उनके सामने आएंगी और कालनेमी भी सामने आ गया था। पहचान गए हनुमान जी महाराज और कालनेमी को उसकी गति को भेजते हुए उन्होंने संजीवनी बूटी को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज की प्राणों की रक्षा की थी। याद करना, छद्म रूप से छुपे हुए उन लोगों से हम सावधान हों जो सनातन धर्म के मार्ग में बाधक हैं, सनातन धर्म के विकास में बाधक हैं, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं। एक पक्ष या और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर तक में कई आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त किया। भारत की कार्रवाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ऑपरेशन के 2 हफ्ते बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट पर वापस नहीं लौट रहे हैं, खौफ में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा है पाकिस्तान के सियालकोट से सटे एक सेक्टर में। सियालकोट वही इलाका है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने और भारतीय जो बीएसएफ है उन्होंने पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स को निस्ते नाबूद किया था। इसके बाद एबीपी न्यूज पहली बार सियालकोट के सेक्टर पे पहुंचा है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों का दमखम दिखा। आप जो टीवी स्क्रीन पर अपना इलाका देख रहे हैं, यह पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी सियालकोट सेक्टर को भी भारतीय सुरक्षा बलों ने टारगेट किया था। देख सकते हैं सियालकोट का इलाका किस तरह से। यहां मैं बता दूं कि इस सियालकोट सेक्टर में करीब 2 दर्जन ऐसी पोस्ट हैं जहां पर 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगातार भारतीय बीएसएफ की चौकियों को, सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया। लेकिन यहां सलाम करना होगा भारत के बीएसएफ के वीरों को, जिन्होंने न केवल पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान को यहीं
इसी इलाके में नाको चने चबा दिए। सामने देखिए, ये एक पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट है और जब से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस पाकिस्तानी पोस्ट पर कोई भी रेंजर नहीं पहुंचा है। डर और खौफ आप सीधा देख सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके में भारतीय सेना और भारत की जो बीएसएफ है, जो कि यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उन्होंने जिस तरह से यहाँ 25 से 30 पोस्ट पर न केवल जवाबी कार्रवाई की, बल्कि इस सियालकोट सेक्टर में जो 2 से 3 टेरर कैंप्स हैं उन्हें पूरी तरह से निस्त नाबूद किया। इसमें से एक लूनी जो है टेरर कैंप भी है, लॉन्च पैड है, जहां पर हिजबुल और लश्कर के आतंकी करीब 2 दर्जन आतंकी जो है उन्हें ढेर कर दिया गया भारत की जवाबी कार्रवाई में, बीएसएफ के शूरवीरों की जवाबी कार्रवाई में। तस्वीरें देखिए, उसी जो सियालकोट का सेक्टर है, ये वो सियालकोट का संवेदनशील सेक्टर है जिसे लगातार न केवल भारत की बीएसएफ ने टारगेट किया, बल्कि उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहां पर इस इलाके को टारगेट किया गया, क्योंकि इस इलाके में लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है और यहां पर कई ऐसे लॉन्च पैड सक्रिय थे जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को और बीएसएफ के फॉरवर्ड पोस्ट को टारगेट करती रही है। बता दूं कि यह वही इलाका है जहां से 25 से 30 पोस्ट पे लगातार 7 तारीख से 10 तारीख तक फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई सामने सबूत आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका खाली है और अभी पाकिस्तान की जो पोस्ट है वहां पर भी रेंजर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह बीएसएफ के शूरवीरों ने, युद्धवीरों ने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, पाकिस्तान अभी तक इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो अपने रेंजर्स को यहां पर अपनी पोस्ट पर भेजे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाष्प, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान ने जम्मू और आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से यहां ड्रोन अटैक किए, जिसका भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने माकूल जवाब दिया। वहीं सीमा पर बीएसएफ के एंटी ड्रोन गन ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू और इसके आसपास के सटे इलाकों और भारत के कुछ राज्यों पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस ड्रोन अटैक को पूरी तरह से विफल कर दिया। आखिर क्या है वो एयर डिफेंस सिस्टम और किस तरह से महत्वपूर्ण ठिकानों के अलावा बीएसएफ ने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पर ये एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था, इसकी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और ये सियालकोट से सटी हुई एक फॉरवर्ड पोस्ट है और यहाँ से जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो महज कुछ मीटर की दूरी पर है। और जब पाकिस्तान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सियालकोट सेक्टर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर की, उसका जवाब देने के लिए बीएसएफ ने कुछ इसी तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम यहां लगाए थे ताकि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम हैं जिसे बीएसएफ ने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया और हवा में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने पर, चाहे वो ड्रोन हो या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, उसे निस्ते नाबूद करने के यहाँ पर जो हिदायतें थी इनको दी गई थी। और कुछ इसी तरीके से 7 से लेकर 10 तारीख तक, 7 मई से 10 मई तक बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट पर ये एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाया गया ताकि पाकिस्तान जिस तरह से ड्रोन भेजकर भारत के रिहायशी इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की फिराक में था, उसे जो है निस्त नाबूद किया जाए। तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। सर, क्या इस सिस्टम की क्या खासियत है और कितनी दूर तक ये मार कर सकता है? सर, मार का इसका इलाका जो हवाई रेंज है सर वो 2000 मीटर तक है और आने वाले कोई भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर को ये बर्बाद करता है सर।
तो इसमें इतनी क्षमता है कि हेलीकॉप्टर तक को बर्बाद कर दे। जी सर, जो हमारे एरिया में आएगा वो बर्बाद रहेगा सर। तो हेलीकॉप्टर से लेकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स तक, चाहे वो ड्रोन हो या दूसरे किस्म के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो, जिन्हें पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद इस्तेमाल किया, उसे किस तरह से निस्तेनाबूद किया गया और किस तरह का बीएसएफ, जो कि यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, किस तरह से उनके जवान यहाँ पर इस तरह के हथियारों से पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए तैयार थे। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलू, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमने बीएसएफ के डीआईजी वीरेंद्र दत्ता से भी खास बातचीत की है और उन्होंने इस बारे में क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। बीएसएफ के डीआईजी साहब हैं वीरेंद्र दत्ता साहब। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी का हाल तो हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि आपका एरिया ऑफ डोमिनेशन है, किस तरह का रिस्पांस रहा है बीएसएफ का, अगर पाकिस्तान की तरफ बात की? देखिए, 22 तारीख के बाद हम लोग तैयार थे कि वो कुछ ना कुछ तो बेवकूफ़ी करेगा, और उसने करी भी। और 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो उसने हरकतें करी, तो हमारे यहाँ पे मुख्यतः जो मेन एक्शन हुआ वो 9 तारीख को हुआ। 9 तारीख को इसने हमारी जो पोस्टें थी, सभी पोस्टों के ऊपर उसने एक साथ फायर खोला, और जिसका हमने उसका माकूल जवाब दिया। वो माकूल जवाब ऐसा था कि उसकी 8 पोस्टें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसकी 11 से 12 पोस्टें ऐसी उसको तबाही मचाई कि अभी तक जो है उसको वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इंश्योर किया कि इस इलाके में जितने भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट थे जो उसने लगा रखे थे चाइनीज़ हाई एंड, वो उनको हम तबाह कर सकें, सो दैट वो किसी भी तरीके से बाद में हमारे पास सर्वेलेंस ना रख सकें। प्लस वो इंश्योर कि 9 तारीख को हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे एक लॉन्च पैड है जहाँ पे कि शायद मिलिटेंट के होने की संभावना है। सो हमने कोई मौका नहीं लिया और 9 की रात को ही हमने लूनी, साथ में एक और लॉन्च पैड था जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसकी वह, दोनों लॉन्च पैड हमने तबाह कर दिए। सर, अब किस तरह का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? क्या कुछ तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए? देखिए, हम उस पाकिस्तान पे कभी भी विश्वास कर नहीं सकते, वो कभी भी कोई दुस्साहस या बेवकूफ़ी कर सकता है, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि उसने दोबारा से ऐसी कोई गलती करी, दुस्साहस किया, तो जो पहले हमने जवाब दिया उससे ज़्यादा भारी जवाब मिलेगा उसको। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप जानते हैं पक्ष विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है और इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। और वो अनिवार्य असूल क्या है जो गवर्न करेंगे? वो है कि जब राष्ट्र हित की बात आएगी तो पक्षपातपूर्ण राजनीति, ओछी घटिया राजनीति, देश की सेना पर सवाल, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सेना अध्यक्ष हो, इन पे टिप्पणी करने से बचना। और सबसे अहम बात यह है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके, भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को डीजीएमओ भी थे और एयर मार्शल भारती जी भी थे, और उनसे यह सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, इट इज नॉट प्रूडेंट फॉर अस टू आंसर दैट क्वेश्चन। 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए, इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे हैं? और ये तब जब आज
पाकिस्तान की वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने एक वक्तव्य दिया जो चल रहा था चैनल्स पर। उन्होंने कहा कि 6-7 की रात और 9 तारीख को पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि भारत ने कार्रवाई करी है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग में आपका कोई भी सवाल हो, संदेह हो, पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग होती है, विपक्ष के सांसद भी होते हैं। आपका कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, एक परिपक्व लोकतंत्र में दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, मैं ये कहूंगा कि ये इनोसेंट नहीं है। ये कह के इनको खारिज नहीं किया जा सकता कि ये बचकाना रवैया है जिसके लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। जब बात देश की हो, देश की सेनाओं की हो, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, एक एक बयान उसको तौला जाएगा। अगर वो देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उजागर किया जाएगा और यह पूछा जाएगा राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी, आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? और मैं कुछ उदाहरण आपके सामने जरूर पेश करना चाहूंगा और इस चेतावनी के साथ करना चाहूंगा, राहुल गांधी जी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आप जो कृत्य कर रहे हैं, आपके नाम के आगे जी नहीं लगना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।